हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं समता। बच्चों, क्लास 11th का आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण, तो इसमें आपने सभी किंगडम के बारे में जान लिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पे। अब एक चीज ऐसी है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं रख पाए वैज्ञानिक, वो थे आपके वायरसेस यानी कि विषाणु। क्योंकि वैज्ञानिक यही नहीं डिसाइड कर पाए कि ये सजीव हैं या निर्जीव हैं। इन्हें देखिए, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया उसमें केवल उन जगत के प्राणियों को रखा गया जो सजीव की श्रेणी में आते थे, यानी कि जो लिविंग डिस्क्राइब किए गए थे उनको रखा गया था। लेकिन एक ऐसा विषाणु या वायरस के बारे में है कि इनको आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सेट नहीं किया जा सका। तो आज हम देरी ना करते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और विषाणुओं के बारे में जानेंगे बच्चों, वायरसेस के बारे में। आज आपको जानना है वायरस के बारे में। मैंने आपको विरॉइड्स के बारे में बता दिया है, प्रियॉन्स के बारे में आप जान चुके हैं। वायरस के बारे में, वायरस जो शब्द है, वायरस को हिंदी में आप क्या कहते हैं? वायरस को आप हिंदी में कहते हैं बच्चों विषाणु। वायरस को आप हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। मतलब कुछ ऐसे अणु जो विष से बने हुए होंगे। विषाणु को आप अगर थोड़ा सा हिंदी का पुट लेके आते हैं तो क्या कहेंगे? विष के अणु, यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉइजनस टेंडेंसी होगी, जिसमें क्या पाया जाता होगा? विष पाया जाता होगा। और इस प्रकार के अणु आपके क्या कहलाएंगे? वायरस कहलाएंगे। ठीक है, मैंने आपको कल के सेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था वायरस का, कि वायरस जो होते हैं वो देखिए 2 प्रकार के, नंगी आंखों से आप जिन्हें नहीं देख सकते। एक तो सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में बच्चों कुछ तो लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। आप सबको पता है कि कुछ कुछ लाभदायक भी होते हैं। लेकिन जो ये वायरस कैटेगरी है, ये किसी भी प्रकार का दूर दूर तक कोई भी लाभ किसी भी क्रीचर को नहीं पहुंचाती। ये केवल और केवल हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो विषाणु जो होते हैं, वायरसेस जो होते हैं, ये अलग अलग बहुत सारे जंतुओं में, मनुष्यों में और पौधों में सबको ये क्या कर सकते हैं? रोगग्रस्त करते हैं। यानी कि ये पैथोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। ये रोगग्रस्त करते हैं, बीमार कर देते हैं। इससे अनेक प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इससे आर्थिक हानि होती है। ठीक है, तो WM स्टैनले सर ने तंबाकू के टोबैको मोज़ेक वायरस का सर्वप्रथम क्या किया था? क्रिस्टलीकरण किया था, रवे के रूप में इनको कन्वर्ट कर दिया था, क्रिस्टलाइजेशन कर दिया था इसका। ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड, RNA या DNA का सेंट्रल कोर होता है और उस पर प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है या कवरिंग होती है, जिसे आप क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड जो है बच्चों, ये छोटी छोटी उप इकाइयों की बनी हुई होती है। बिल्कुल आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, तो अंग किससे बने होते हैं? टिश्यूज से बने होते हैं, और टिश्यूज जो हैं वो सेल्स से मिलकर के बनी हुई होती हैं। इसी तरह से कैप्सिड होता है, और कैप्सिड जो है वो छोटे छोटे कैप्सोमियर्स से बना होता है, कैप्सोमियर से बना होता है। ठीक है, तो जो इसका सर WM स्टैनले इन्होंने क्या किया था? तंबाकू के मोज़ेक वायरस का पता लगाया था, और उसको मेयर ने तंबाकू के मोज़ेक वायरस का पता लगाया था, और स्टैनले ने क्या किया था? इसका क्रिस्टलीकरण किया था। क्रिस्टलीकरण किया था किसने? स्टैनले ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? किसका क्रिस्टलीकरण किया था? टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे आप TMV शॉर्ट में TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। इसका
क्रिस्टलीकरण किया था। अब आप सबको पता है कि जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं बच्चों, उसे वायरस से डर तो हर कोई गया है, डरने तो हर कोई लगा है। ये इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड का सेंट्रल कोर होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें ये मेनली पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए या डीएनए, इसका क्या होता है, सेंट्रल कोर होता है। ठीक है, जिस पर सेंट्रल कोर के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, प्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है, प्रोटीन कवरिंग होती है। और प्रोटीन कवरिंग को आप क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटीन कवरिंग को हम कहते हैं कैप्सिड। इसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ठीक, जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों से, बिल्कुल आप वैसे ही समझ लीजिए जैसे टिश्यू सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, उसी तरह से जो ये कैप्सिड होते हैं, ये छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। ठीक, इसे आप क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक, जो जो क्या करती है, प्रोटीन कवरिंग को, ये कैप्सिड जो है ये सेंट्रल कोर को क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। जो कैप्सिड होती है ये सेंट्रल कोर के प्रोटेक्शन का काम करती है। जो अंदर स्पेशल मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके प्रोटेक्शन का काम क्या करती है, ये प्रोटीन की कवरिंग करती है। इसमें एंटीजेनिक गुण होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल कोर कैप्सिड से मिलकर न्यूक्लियो कैप्सिड और न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाते हैं। जो सेंट्रल कोर और कैप्सिड ये दोनों मिल करके न्यूक्लियो कैप्सिड और न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाते हैं। ये दोनों मिल करके क्या कहलाते हैं बच्चों, न्यूक्लियो कैप्सिड और न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाते हैं। विषाणुओं के या वायरसेस के मुख्य लक्षण क्या हैं, देखिए आप सब पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि जो वायरसेस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, इनमें सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के ही गुण देखने को मिलते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, सजीवों के भी गुण होते हैं और निर्जीवों के भी गुण होते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, सजीव और निर्जीव के। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेल नोन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि जंतु और पौधों के बीच की कड़ी क्या है और सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है। विषाणुओं के जो मुख्य लक्षण होते हैं, विषाणुओं के मुख्य लक्षण या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वायरसेस क्या है। देखिए पहला तो ये कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। सजीव और निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। तो इसका मतलब ये होगा कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होने का मतलब ये होगा कि इसमें कुछ सजीवों के लक्षण पाए जाते होंगे और कुछ लक्षण ऐसे पाए जाते होंगे जो निर्जीवों से मिलते जुलते होंगे। कुछ इसमें सजीवों के लक्षण पाए जाते होंगे और कुछ इसमें निर्जीवों के लक्षण पाए जाते होंगे, यानी कि इसमें सजीव के भी लक्षण पाए जाते होंगे, मौजूद होंगे, और इसमें निर्जीव के भी लक्षण मौजूद होंगे। किसी टाइम पे वो सजीवों की तरह व्यवहार करते होंगे
और किसी टाइम पे वो निर्जीवों की तरह व्यवहार करते होंगे। कब वो सजीव की तरह व्यवहार करते हैं बच्चों? जैसे कहते हैं संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। तो आप ये समझ लीजिए कि जब वो सजीव की संगत में होंगे, यानी जब वो लिविंग सेल के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तब वो सजीवों के जैसा लक्षण दिखाने लगेंगे। और जब वो सजीव के या लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं होंगे, तब वो निर्जीवों के जैसा लक्षण प्रदर्शित करेंगे। विषाणुओं के जो सजीव लक्षण हैं वो क्या क्या हैं? विषाणुओं के सजीव लक्षण, विषाणुओं के सजीव लक्षण क्या क्या हैं? वो क्या क्या इस तरीके के लक्षण प्रदर्शित करते हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि विषाणु सजीव हैं? देखिए, एक तो इनमें अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, आप सबको पता है कि इनके अंदर क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को बहुत तेजी से लिविंग सेल की कांटेक्ट में आने के बाद। तो इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसकी ये बहुत फास्ट रेप्लिकेशन करते हैं, यानी कि अनुवांशिक पदार्थों की क्या करते हैं, ये पुनरावृत्ति करते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थों की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन करते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तभी तो वो रेप्लिकेशन करते हैं। तो जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो आपका क्या होता है बच्चों? ये होता है आरएनए या डीएनए। न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है, या आरएनए होता है, या क्या होता है, डीएनए होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक वायरस में दोनों तरीके का होगा, या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलेगा। ठीक है। तो अधिकांश जंतु विषाणुओं में, अधिकांश जो वायरसेस हैं जो जंतुओं के लिए पैथोजेंस होते हैं, उसमें बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए पाया जाता है। और कुछ ऐसे जंतु विषाणु भी हैं जिनमें डीएनए के स्थान पे आरएनए मिलता है। जैसे कोरोना वायरस में कौन सा पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए? कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? ठीक है, क्या पाया जाता है बताइए? आरएनए पाया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है इसमें। और जैसे आपका पोलियो है वायरस, रेट्रो वायरस है, रियो वायरस है, रेबीज है, इसमें सब में क्या होता है, आरएनए मिलता है। और लेफ्ट जितने भी हैं उनमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। तो एक वायरस में एक ही प्रकार का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और बच्चों, जो भी पादप विषाणुओं में जो न्यूक्लिक एसिड मिलता है वो आरएनए ही होता है। जो आपके प्लांट वायरसेस हैं, पादप विषाणु हैं, यानी कि प्लांट वायरसेस हैं, इनमें क्या है, इनमें आपका जो न्यूक्लिक एसिड मिलता है वो आरएनए होता है। इसमें क्या होता है, आरएनए पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये सजीवों के लक्षण हैं। सजीवों की तरह वो केवल एक लक्षण दिखाता है बच्चों, वो रेप्लिकेट करता है अपने आप को बहुत तेजी से, और जैसे ही लिविंग सेल के अंदर पहुंचता है वो लिविंग के जैसे व्यवहार करने लगता है। ठीक है। तो विषाणुओं के कुछ निर्जीव लक्षण, अब देखिए ये तो विषाणुओं के सजीव लक्षण हैं, कुछ निर्जीव लक्षण भी दिखाता है विषाणु। निर्जीव लक्षण जो विषाणुओं के होते हैं, क्या है, देखो ये परपोषी कोशिका के बाहर अगर अपने होस्ट पे नहीं है तो ये इनएक्टिव होते हैं। विदाउट होस्ट ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। विदाउट होस्ट
दे आर इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होते हैं, यानी कि ये सक्रिय नहीं हो पाते हैं। अगर ये किसी परपोषी कोशिका पे नहीं पहुंच जाते हैं, किसी लिविंग सेल में नहीं होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सेल वॉल या आप जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति या कोशिका कला, ये कैसी होती है बच्चों? ये एब्सेंट होती है, ये एब्सेंट होती है या अनुपस्थित होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका भित्ति या कोशिका कला नहीं पाई जाती है। ठीक है। वायरसेस में रेस्पिरेशन या श्वसन का भी अभाव होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी नहीं होती है, तो इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? निर्जीव की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। लेकिन बच्चों, निर्जीव की कैटेगरी में वो केवल तब तक होते हैं जब तक वो किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट नहीं कर देते, क्योंकि वायरसेस लिविंग सेल पे जैसे ही पहुंचते हैं इन्फेक्ट कर देते हैं। इन्फेक्शन के बाद वो पूरी तरह से सजीवों की तरह व्यवहार करते हैं और आप ये कह सकते हैं मोस्ट डेंजरस परजीवी अगर कोई है तो वो वायरसेस ही हैं। वो लिविंग सेल पे बच्चों रहते नहीं हैं, अटैक करते हैं, हमला करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर रेप्लिकेशन इतना फास्ट करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि पूरे के पूरे एक सेल को ही नहीं, पूरे के पूरे जंतु को ही वो खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, मृत्यु तक इसमें हो जाती है। तो अब क्या कह सकते हैं ये कि वायरसेस सबसे खतरनाक, जो दिखते भी नहीं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप देख भी नहीं सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते, बैक्टीरिया से भी कई हजार गुने छोटे होते हैं और वायरसेस का कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। उससे क्या होता है, इनका प्रोटीन का जो खोल होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए फिर ये खत्म हो जाते हैं। अब ये जो अनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होती है, रेप्लिकेशन होता है इनके जेनेटिक मटेरियल का, उसके लिए ये परपोषी पर अपने होस्ट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। ये विषाणु अलग अलग बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। विषाणु बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, विभिन्न प्रकार के विषाणु होते हैं, विभिन्न प्रकार के विषाणु। विषाणु का मतलब वही वायरसेस या विष के अणु, ये अलग अलग बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक तो होते हैं बच्चों जिन्हें आप कहते हैं बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जिन्हें आप क्या कह सकते हैं, हिंदी में आप इनको बोल सकते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज, ये एक तरीके का वायरस होता है। जो विषाणु परजीवी होते हैं ये जीवाणु भोजी कहलाते हैं। तो जीवाणु भोजी का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, बैक्टीरियोफेज का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, वो हुआ आपका बैक्टीरियोफेज का मतलब हो गया बैक्टीरिया ईटर। इसका मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया ईटर, या आप कह सकते हैं जीवाणुओं को खाने वाला। तो जो ये जीवाणु भोजी होता है ये एक टैडपोल के लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक हेड होती है और टेल के समान संरचनाएं मिलती हैं। इसमें सिर और मतलब हेड और टेल के बीच में एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो टेल वाली स्ट्रक्चर होती है उससे बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरिया की सतह से चिपक जाता है और उसके बाद क्या करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है, जिससे ये बैक्टीरिया के आउटर लेयर को, आउटर कवरिंग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और उसके बाद जीवाणु भोजी का सर जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड के, इसका सर जो है वो कैसा, न्यूक्लियोकैप्सिड का बना हुआ होता है और शीर्ष के मध्य में डीएनए होता है और प्रोटीन के अलग आवरण से ढका हुआ होता है। जीवाणु भोजन का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है बच्चों, ये डीएनए होता है और यही संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, तो पहले इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बैक्टीरियोफेज का,
बैक्टीरियोफेज किस तरीके का दिखाई पड़ता है? बैक्टीरियोफेज कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ता है। अब ये हमें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये इसकी टेल वाली संरचना होती है, ठीक है। उसके बाद बीच में यहाँ पे आपका इस जगह पे थोड़ा सा कुछ इस टाइप की संरचना होती है बैक्टीरियोफेज की, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये कहलाता है हेड। ये पोर्शन कहलाता है हेड। ये बीच वाला पोर्शन कहलाता है कॉलर, और ये जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है शीथ, ठीक। ये नीचे आपकी बेस प्लेट होती है, और ये पूरा मिला करके ये आपका पोर्शन कहलाता है टेल। और जिसमें ये टेल में भी क्या होते हैं, इस तरीके के फाइबर्स होते हैं जिन्हें आप लॉन्ग टेल फाइबर्स कह सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लॉन्ग टेल फाइबर्स। इन्हीं फाइबर्स से क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया से चिपक जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, देखो बच्चों, शीर्ष के मध्य में यहाँ पे न्यूक्लियो कैप्सिड का बना होता है। इसके अंदर यहीं पे कहीं डीएनए होता है। इसके अंदर यहीं पे कहीं क्या होता है? डीएनए होता है, यानी कि जो प्रोटीन के आवरण से ढका हुआ होता है, इसका यही आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए ही इसका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये एक अलग तरीके का वायरस है। ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल ही संक्रमण के लिए उत्तरदायी होता है, आप सबको पता है। ये क्या होता है? ये जीवाणुओं को खाने वाला या बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी बैक्टीरिया कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर बच्चों कई बार क्या होता है कि डायग्राम बन के आता है, और डायग्राम बन के आता है उसके बाद क्या कहते हैं, डायग्राम को नेमिंग करने को बोल देते हैं या पहचानने को बोल देते हैं। अलग अलग 4 तरीके के वायरसेस का डायग्राम आ जाएगा, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा वायरस है, ठीक है। आपको मैं एड्स एक वायरल डिजीज है जिससे मृत्यु तक हो जाती है, या कहते हैं मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में बताऊंगी। मैं आपको इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बता दूंगी। मैं आपको फिर पॉक्स वायरस के बारे में और टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बता दूंगी। तो ये मैं अगले सेशन में आपका कंप्लीट करवा दूंगी 4 वायरसेस के बारे में, ठीक है। टोबैको मोज़ेक के बारे में बता दूंगी आपको मैं, एड्स के बारे में बता दूंगी, पॉक्स के बारे में बता दूंगी, और इन्फ्लुएंजा के बारे में बता दूंगी। बहुत ज़्यादा ब्रीफ में आपकी बुक में है नहीं, तो जितना है उसको समझते हुए आगे चलेंगे। बच्चों, आज के सेशन में हम लोगों ने वायरस के बारे में जाना, और मैं तो ये कहूंगी कि आज तक के सबसे खतरनाक अगर कुछ भी जंतु हैं जिनको आप सजीव और निर्जीव दोनों की ही कैटेगरी में परफेक्टली नहीं रख सकते हैं, लेकिन इनसे खतरनाक कोई भी जीव नहीं है। अगर ये सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं तो उसको डायरेक्ट इन्फेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद रेप्लिकेशन की दर इनकी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। लेकिन विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी ही कहे जाते हैं, क्योंकि आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनके अगर प्रोटीन के खोल को नष्ट कर दिया जाए तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस तरह से वायरस को खत्म किया जा सकता है। आपकी त्वचा पर भी ये जीवित रह सकते हैं। अगर त्वचा में कहीं कट है तो उससे भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर अपने हाथों को आप बार बार साबुन से धोते रहें तो आप वायरस से और वायरल डिजीजेस से बच सकते हैं। इसके लिए सफाई, स्वच्छता और हाइजीन का मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 2-3 सालों की परिस्थितियों ने हम लोगों को ये सिखाया है बच्चों कि सफाई से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। भोजन भी उसके पीछे हो गया, सफाई और स्वच्छता सबसे ज़्यादा आगे हो गया है।
तो आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे और तब कुछ और वायरसेस के बारे में बात करेंगे।